नोबेल प्राइज, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि इस सबसे बड़े सम्मान की जड़ें एक ऐसे आविष्कार से जुड़ी हैं जिसने दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचाई? आज हम नोबेल पुरस्कार की पूरी कहानी को समझेंगे और खास तौर पर उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। और यहीं से एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा इंसान जिसका नाम विनाश से जुड़ा हो, वो मानवता के सबसे बड़े सम्मान का निर्माता बन सकता है? सच तो यह है कि यही विरोधाभास नोबेल पुरस्कार की कहानी के दिल में है। ये कहानी है अल्फ्रेड नोबेल की, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। सोचिए, एक वक्त था जब उन्हें मौत का सौदागर तक कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी इस विनाशकारी विरासत को कुछ ऐसा बना दिया जो आज मानवीय उपलब्धियों का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ये सब हुआ कैसे? ये सफर 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से शुरू हुआ। फिर लगभग 30 साल बाद 1895 में नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना और आखिरकार 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले डायनामाइट से सम्मान तक की कहानी, फिर हम 1901 के पहले विनर से मिलेंगे। इसके बाद भारत और नोबेल की कहानी पर बात करेंगे, जो बहुत जरूरी है, और आखिर में 2025 के पुरस्कारों के जरिए भविष्य की एक झलक देखेंगे। पहला सेक्शन, डायनामाइट से सम्मान तक का सफर। आखिर अल्फ्रेड नोबेल ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे की वजह क्या थी? ये सिर्फ एक पुरस्कार बनाने की बात नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी। नोबेल की वसीयत का ये एक छोटा सा हिस्सा यही इस पूरे प्राइज की आत्मा है कि ये पुरस्कार उन्हें दिया जाए जिन्होंने बीते साल में मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। कितना सीधा लेकिन कितना शक्तिशाली विचार है ना? और इसी सोच के साथ नोबेल ने अपनी वसीयत में 5 फील्ड्स तय की: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, जो विज्ञान की तरक्की को दिखाते हैं; लिटरेचर, जो इंसान की रचनात्मकता का सम्मान करता है; और पीस, यानी शांति, जो देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करती है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो नोबेल की ओरिजिनल वसीयत का हिस्सा नहीं था। इसे 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने शुरू किया था। तो कुल मिलाकर अब 6 कैटेगरीज हो गई हैं। चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1901 में, जब पहली बार ये पुरस्कार दिए गए। ये पहले विजेता कौन थे और उन्होंने क्या किया था? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि नोबेल के विजन को ज़मीन पर कैसे उतारा गया। अब देखिए, 1901 के ये जो विजेता थे वो सिर्फ किताबी हीरो नहीं थे। इनके काम ने सच में दुनिया को बदला। फिजिक्स में विल्हेम रॉन्टगन की एक्सरे की खोज से लेकर पीस प्राइज जीतने वाले हेनरी डुनांट के रेड क्रॉस की स्थापना तक, हर विजेता का काम सीधे सीधे इंसानियत के काम आया। विल्हेम रॉन्टगन का एग्जाम्पल तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सरे की खोज ने मेडिकल साइंस में एक क्रांति ला दी, जिससे आज भी लाखों जानें बचती हैं। ये इस बात का सबूत था कि नोबेल कमेटी ऐसी खोजों को सम्मान देना चाहती थी जिनका समाज पर सीधा और पॉजिटिव असर हो। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो हमारे एग्जाम्स के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है, नोबेल और भारत। ये एक सदी से भी लंबी कहानी है जिसमें गर्व करने लायक बहुत कुछ है, पर कुछ गंभीर सवाल भी छिपे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेना चाहिए। एक तरफ हैं वो विजेता जो प्राइज लेते वक्त भारत के नागरिक थे, और दूसरी तरफ हैं भारतीय मूल के वो विजेता जो उस वक्त किसी और देश के नागरिक थे। इस लिस्ट की शुरुआत होती है 1913 में, एक ऐतिहासिक पल के साथ, जब गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने। इस लिस्ट में सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिक हैं, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी जैसे शांति दूत हैं, और अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी जैसे अर्थशास्त्री भी शामिल हैं। और अब देखते हैं भारतीय मूल के विजेताओं की लिस्ट। यहाँ एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है ना। इस लिस्ट में हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर और वेंकटारमन रामकृष्णन जैसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना नोबेल जिताने वाला काम भारत से बाहर रहकर किया। तो इन दोनों लिस्ट को जब हम साथ में देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, खासकर साइंस की फील्ड में। ऐसा क्यों है कि भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल अक्सर तब मिलता है जब वो देश छोड़कर विदेश में काम कर रहे होते हैं? ये पैटर्न हमें क्या बताता है?
ये जो पैटर्न है ये एक बहुत ही जानी पहचानी चीज की तरफ इशारा करता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन या शैक्षणिक पलायन। मतलब जब देश के होनहार लोग बेहतर मौकों के लिए बाहर चले जाते हैं। ये पैटर्न इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि भारत में साइंटिफिक रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने की जरूरत है। चलिए अब पास से निकलकर भविष्य की एक झलक देखते हैं। 2025 के नोबेल पुरस्कार ये दिखाते हैं कि कमेटी आज भी अपने मूल सिद्धांत पर कायम है, हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल ढूंढने वालों को सम्मानित करना। 2025 के जो विनर्स हैं वो आज की दुनिया का आईना है। मेडिसिन में ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज से लेकर केमिस्ट्री में क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन तक और शांति के लिए लोकतंत्र की लड़ाई तक। ये लिस्ट दिखाती है कि कमेटी दुनिया के सबसे जरूरी मुद्दों पर नजर रखे हुए है। जैसे केमिस्ट्री का प्राइज, इसे समझने के लिए सोचे कि ये एक तरह का मॉलिक्यूलर स्पंज है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नुकसानदेह गैसों को सोख सकता है। जाहिर है क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ये एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। इसी तरह फिजिक्स का प्राइज ये उस फाउंडेशनल रिसर्च के लिए है जो कल की टेक्नोलॉजी की नींव रख रहा है। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग पर जो काम हुआ है वो आगे चल के सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का रास्ता खोलेगा, जो आज की सोच से भी परे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और पीस प्राइज की बात करें तो मारिया कोरिना मचाडो को ये सम्मान देना दिखाता है कि दुनिया में लोकतंत्र और आज़ादी के लिए लड़ाई आज भी कितनी जरूरी है। ये नोबेल कमेटी के उन यूनिवर्सल वैल्यूज के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। और इकोनॉमिक्स में ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। सोचिए कैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने वीडियो की दुकानें बंद करवा दी। ये थ्योरी यही बताती है कि कैसे नए इनोवेशंस पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो घूम फिरकर हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं जो अल्फ्रेड नोबेल ने 1 सदी से भी पहले पूछा था। अगली वो कौन सी खोज होगी, वो कौन सा आइडिया होगा जो मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? ये वो सवाल है जो शायद हमेशा इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।